Good morning, students. We are discussing chapter number 8. In the last video, we have discussed about what? Pelvic bone, skull and backbone, shoulder bone, etc. Today, we are going to discuss some further parts of our body. The next part is cartilage. What is cartilage, beta? Cartilage is basically part of the skeleton that are not hard as the bones and which can be bent. These are the part of the skeleton which are not hard as the bones. If these are not hard, so these can be bent easily. These are called cartilage. For example, in ear, आप अपने ear का जो नीचे वाला पार्ट है जहाँ पे नॉर्मली पियर्सिंग होके रखती है, उस वाले पार्ट को आप क्या देख सकते हो कि आपकी क्या वहां पर बोन है, नहीं है, क्या वो पार्ट इजीली बेंड हो सकता है? यस। तो ये जैसे हम एग्जांपल लेंगे ईयर में, तो ये क्या करेगा, हमारा ये वाला पार्ट क्या है, कार्टिलेज है। कार्टिलेज इज फाउंड इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी, बेसिकली ये जॉइंट्स में पाया जाता है। और नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है मसल। अब मसल क्या होती है? मसल हमारी किस तरह से ऑब्जर्व होगी, उसके करने के लिए बेटा आपको क्या करना है, यू हैव टू बेंड योर आर्म एट द एल्बो। अपनी एल्बोज को बेंड करो, टच शोल्डर विद द थंब, और शोल्डर को थंब से टच करो। तो हम क्या देखते हैं कि हमारी जो अपर आर्म है उसमें एक स्वोलन रीजन जनरेट हो जाता है। देयर इज अ स्वोलन रीजन इन द अपर आर्म, दिस इज ए मसल। कैसे करोगे बेटा? आप अपनी आर्म को एल्बो से बेंड करो, उसके बाद में आपका जो थंब है उससे अपने शोल्डर को टच करने की कोशिश करो। उस केस में आप देखोगे कि आपकी जो अपर आर्म है उसमें एक स्वोलन रीजन जनरेट हो जाता है। दैट पार्ट इज बेसिकली नोन एज मसल। द मसल बर्स्ट ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शंस मींस इट बिकेम स्मॉलर इन लेंथ। मसल्स जो है वो हमारी कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से होती है, जिसकी वजह से इनकी लेंथ क्या हो जाती है, स्मॉलर हो जाती है। व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड द मसल बिकम्स शॉर्टर, स्टीफर एंड थिकर। तो हम देखते हैं कि जब हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उस केस में हमारी मसल कैसे हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, स्टीफर हो जाती है मतलब हार्ड हो जाती है, थोड़ी थिकर हो जाती है मतलब कि मोटी हो जाती है। इट पुल्स द बोन। तो मसल क्या करती है, हमेशा बोन को पुल करती है। और जो हमारी मसल्स हैं वो हमेशा पेयर में वर्क करती हैं। When one of them contracts, the bone is pulled in that direction. When one muscle is contracted, then what happens? The bone on which the muscle is generated, the bone is pulled in that direction, in the direction of contraction. The other muscle of the pair relaxes. जब एक जो बोन है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, बोन उसी कॉन्ट्रैक्शन की डायरेक्शन में पुल हो रही है। जो उस पैर की दूसरी मसल होगी वो उस टाइम पे रिलैक्स करेगी। अब अगर हमें बोन को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो मसल अभी कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी उसको क्या करना पड़ेगा, रिलैक्स करना पड़ेगा। और हमारी जो बोन है उसको ओरिजिनल डायरेक्शन की तरफ वापस से पुल करना पड़ेगा, सो दैट कि फर्स्ट मसल रिलैक्स हो जाए और सेकंड मसल में क्या आ जाए, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन आ जाए। A muscle, the other muscle of the pair relaxes to move the bone in opposite direction. The relaxed muscle contracts to pull the bone towards its original position, while the first relaxes. क्या बोला गया है बेटा? हमारे जो मसल्स होती हैं वो पेयर में वर्क करती है। जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उस मसल के रेस्पेक्ट में जो बोन है वो उस कॉन्ट्रैक्शन की डायरेक्शन में पुल होती है, while the other muscle will relax in that moment. But when we move the bone in the opposite direction, then what we have to do? हमारी जो पहली मसल है उससे उल्टी डायरेक्शन में हमें काम करना पड़ेगा। तो हमारी जो पहली मसल है उसके उल्टी डायरेक्शन में उसको हमें क्या करना पड़ेगा, मसल को पुल करना पड़ेगा, तो ताकि वो अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में आ जाए, जिससे कि सेकंड जो मसल होगी वो कॉन्ट्रैक्ट किया, उसमें जो भी चीज आएगी सेकंड मसल में हमारा रिजल्ट आएगा और फर्स्ट मसल जो है हमारी वो रिलैक्स पोजीशन में आ जाएगी। अगली कंडीशन क्या है बेटा, अ मसल कैन ओनली पुल, इट कैन नॉट पुश। मसल हमेशा पुल कर सकती, कभी भी पुश नहीं कर सकती। Thus, two muscles have to work together to move a bone.
एक बोन को मूव करने के लिए हमेशा दो मसल्स काम करेंगी। अगर आपको लेफ्ट में मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना है, तो इन बोथ द डायरेक्शन ए मसल विल कॉन्ट्रैक्ट और एक्सटेंड अकॉर्डिंगली। सो एक मसल को मूव कराने के लिए हमेशा क्या करेंगी, एक बोन को मूव कराने के लिए हमेशा दो मसल्स वर्क करती हैं। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, गेट ऑफ एनिमल्स, दैट इज अब हम एनिमल्स की स्टडी करेंगे। जैसे अभी तक हमने स्टडी किसकी करी है, ह्यूमन बीइंग की। तो एनिमल्स में फर्स्ट एनिमल हम बात करते हैं बेटा अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म के लिए हमारी एक्टिविटी नंबर 5 आएगी। तो हम यहाँ पर अर्थवॉर्म की क्या उसकी स्ट्रक्चर होती है, किस तरह से वो वर्क करता है, किस तरह से वो मूवमेंट करता है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस एक्टिविटी। द बॉडी ऑफ अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ मेनी रिंग्स जॉइंड एंड टू एंड। जो हमारे अर्थवॉर्म की बॉडी है वो बहुत सारे रिंग्स से मिलकर बनी होती है। उसमें वो रिंग्स जो है वो एंड टू एंड जॉइंट होती है। एंड अर्थवॉर्म डजंट हैव बोन्स। अर्थवॉर्म में कोई भी बोन नहीं होती है, उसमें केवल मसल्स होती हैं। इट हैज मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी। जो अर्थवॉर्म होता है जब वो मूव करता है तो वो अपनी बॉडी को शॉर्ट करता है और एक्सटेंड करता रहता है। तो अर्थवॉर्म की जो बॉडी है उसमें कोई भी बोन प्रेजेंट नहीं होती है, ओनली मसल्स आर प्रेजेंट। So the muscle will help to extend and shorten the body. During the movement, the earthworm first extends the front part of the body. When the earthworm moves, then क्या होता है बेटा, इनिशियली वो अपने फ्रंट पार्ट को एक्सटेंड करेगा। जब वो फ्रंट पार्ट को एक्सटेंड करेगा तो क्या हो जाएगा, कुछ आगे बढ़ जाएगा। फिर क्या करता है, इस केस में जब वो फ्रंट पार्ट को एक्सटेंड करता है उस केस में उसका रियर जो पोर्शन है, बैक वाला जो पोर्शन है, वो ग्राउंड के ऊपर फिक्स रहता है। देन इट फिक्स द फ्रंट एंड रिलीजेस द रियर एंड। उसके बाद में जब ये आगे वाला पार्ट एक्सटेंड करके आगे बढ़ गया, पीछे वाला पार्ट उस टाइम पे इसने कैसा रखा था, फिक्स रखा था। जब एक बार ये आगे बढ़ गया तो अब ये फ्रंट एंड को तो फिक्स कर देगा और बैक जो एंड है उससे क्या करेगा, ये हमारा रियर एंड को रिलीज करेगा। तो इस तरह से हमारा जो अर्थवॉर्म है वो मूव करता है। दिस इज द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द अर्थवॉर्म। कैसे बेटा, एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करती हूँ कि फर्स्ट कंडीशन में वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रंट साइड से क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा। जो उसका बैक पार्ट होता है उसको वो ग्राउंड के साथ में फिक्स रखेगा। जब वो फ्रंट साइड से एक्सटेंड कर जाता है उसके बाद वो क्या करता है कि अपने फ्रंट साइड को फिक्स करता है ग्राउंड के साथ में और बैक साइड को रिलीज करता है। इस पोजीशन में वो क्या करता है, अपना मूवमेंट करता है। इट देन शॉर्टन द बॉडी एंड पुल्स द रियर एंड फॉरवर्ड। जब वो रियर एंड को रिलीज करता है तो अपनी बॉडी को शॉर्ट करता है और रियर एंड को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुल करता है। दिस मेक्स इट मूव फॉरवर्ड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। तो ये जो मेथड है, इस मेथड के थ्रू अर्थवॉर्म जो है वो अपने आप को फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक स्मॉल डिस्टेंस से मूव करते हुए पाया जाता है। इस तरह के अगर हम बार बार रिपीटिंग करेंगे सच मसल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शंस को, तो हम क्या देखेंगे, रिपीटिंग सच मसल्स एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन द अर्थवॉर्म कैन मूव थ्रू द सोइल। तो अर्थवॉर्म हमारा सोइल के अंदर भी मूव कर सकता है। सो दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू अर्थवॉर्म। कम टू द नेक्स्ट पार्ट। जो अर्थवॉर्म होता है इसकी बॉडी सीक्रेट करता है एक स्लिमी सब्सटेंस को, जो कि इसके मूवमेंट में हेल्प करता है। When the earthworm moves, its body secretes a slimy substance. और इसकी बॉडी में क्या होता है, अर्थवॉर्म की जो बॉडी होती है उसके नीचे की साइड में there is a large number of tiny bristles which is hair-like structure projecting out. Means अर्थवॉर्म जो है उसके बॉडी के नीचे की डायरेक्शन में बहुत छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि बाहर के डायरेक्शन में निकले हुए होते हैं, प्रोजेक्टिंग आउट डायरेक्शन में होते हैं वो। अब जो ये होते हैं ये क्या करते हैं, द ब्रिस्टल्स आर कनेक्टेड विद मसल्स। जो ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जो ब्रिस्टल्स है, दीज आर बेसिकली कनेक्टेड टू मसल्स। द ब्रिस्टल्स हेल्प टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड। जो ये हेयर्स है ये उस अर्थवॉर्म को ग्राउंड के ऊपर फिक्स करने में या उसके ऊपर मूव करने में उसके ग्रिपिंग को हेल्प करते हैं, अच्छी ग्रिप देते हैं ताकि वो
इजी वे में आगे अपना मोशन कर पाए। द अर्थवॉर्म ईट्स इट्स वे थ्रू द सोइल। अर्थवॉर्म क्या करता है, सोइल से अपना फूड लेता है। इट्स बॉडी देन थ्रोज अवे द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द मटेरियल दैट इट ईट्स। अब ये सोइल से अपना एक फूड लिया, उसके बाद में इसकी बॉडी क्या करती है कि जो इसको इसकी बॉडी को जो डाइजेस्ट करना होता है, जो उसको न्यूट्रिशन देता है, वो पार्ट तो ये क्या कर लेती है, डाइजेस्ट कर लेती है। लेकिन द पार्ट विच इज अनडाइजेस्टेड द ऑफ द मटेरियल, जो मटेरियल का अनडाइजेस्टेड पार्ट है, वो इसकी बॉडी वापस थ्रो बैक कर देती है। तो वो जो थ्रो बैक करती है उसकी हेल्प से हमारी जो ग्राउंड है, जो सोइल है, वो कैसी हो जाती है, न्यूट्रिशनफुल हो जाती है। तो इस सोइल में हमारे जो प्लांट्स हैं, तो इन प्लांट्स के लिए हमारी ऐसी सोइल जो कि अर्थवॉर्म ने वहां पर क्या कर दिया है, अनडाइजेस्टेड पार्ट को रिलीज कर दिया है, वो सोइल हमारे इनके लिए फ्यूचर प्लांट्स के लिए कैसे रहती है, यूजफुल रहती है। सो दिस इज ऑल अबाउट अर्थवॉर्म। नाउ वी विल डिस्कस द डायग्राम ऑफ द अर्थवॉर्म। इसमें हम देखते हैं बेटा कि ये हमारा अर्थवॉर्म है। इसके स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, इसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि हमने अर्थवॉर्म के फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था। इसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसमें कोई बोन नहीं होती है। ये जो छोटे छोटे नीचे दिखाई दे रहे हैं, ये इसके ब्रिस्टल सेल हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। अब इसके फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस साइड में ये मूव कर रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये इसकी कॉन्ट्रैक्टेड सरफेस है। इस तरह से पहले इसने अपने इस डायरेक्शन में आगे रिलीज किया इस वाले पार्ट को, इस डायरेक्शन में ये कॉन्ट्रैक्टेड सरफेस थी। पीछे वाली सरफेस को इसने ग्राउंड के साथ में फिक्स किया था। फिर इसने क्या किया, फ्रंट साइड को कॉन्टेक्ट में रखा और बैक साइड को रिलीज किया, जो कि इसको फर्दर आगे की साइड में मूव करने के लिए बिहेव करता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। So this is about all the movement of the earthworm. I hope this is clear to you. If there is any doubt, you can ask to me. We will discuss the further part of this chapter in the next video. Thank you, beta. God bless you.